ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 21 एम गुरुमूर्ति। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 21 सर। प्रश्न संख्या 21। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIS के अंतर्गत 17 औषधालय खोलने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के बावजूद उक्त औषधालयों को अभी तक कार्यशील नहीं किया गया है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा बार बार अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और गैर चिकित्सा पदों को मंजूरी न दिए जाने के कारण विलंब हुआ है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा उक्त पदों की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ताकि आंध्र प्रदेश में औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों के लाभ के लिए काफी समय से लंबित ESIS औषधालयों को कार्यशील किया जा सके? माननीय मंत्री जी। श्रीमती शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री। उत्तर सभापति रख दिया है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। इन नवंबर 2023 CPWD submitted Kalichedu LWO school layout and structural drawings for approval, sir. However, till date, there has been no progress in the construction of LWO school buildings at Kalichedu and Talpur, sir. What is the reason for this delay? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश को 17 डिस्पेंसरी 2016 से 2022 तक मंजूर किया गया है सर, मगर कोई डिस्पेंसरी इसको चिन्हित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है सर। लोकेशन किधर होना चाहिए, बिल्डिंग किधर देना चाहिए, ऐसे ही मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ उसका अपॉइंटमेंट करने का काम राज्य सरकार का है। 2016 से 2022 तक तब का सरकार इसका डिस्पेंसरी का जगह देने का लोकेशन चिन्हित करने का काम नहीं किया है। बार बार ESIC स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखा, मीटिंग किया, मगर अभी 2025 में 25 में नया सरकार आने के बाद फिर से एक बार ESIC ने आंध्र प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। बहुत प्रायोरिटी में आंध्र प्रदेश का सरकार 5 जगह चिन्हित किया है सर 17 में। वो 5 जगह में अभी डिस्पेंसरी नहीं है एंड बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, सत्यवेडु, वरई दईपालम, नायडूपेटा एंड मुत्तुकुरु में नया डिस्पेंसरी खोलने के लिए राज्य सरकार पत्र लिखा है एंड 3 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है, एक डॉक्टर, एक नर्स और एक अन्य स्टाफ को नियुक्त किया है सर। उसके साथ साथ भारत सरकार, हमारा डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश का कर्मचारियों को देखते हुए 8 नया हॉस्पिटल एंड 17 डिस्पेंसरी खोलने के लिए तैयार है सर एंड राज्य सरकार को हम निरंतर संपर्क में है, उसको आने वाले दिन में जरूर खोलेंगे। माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण और माननीय मंत्रीगण, मैं सबसे ये प्रयास और बार बार आग्रह करता हूँ कि माननीय सदस्य भी संक्षिप्त में पूछे और माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। जो पूछे उसका जवाब दें, भूमिका बांधने का प्रयास करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सकें। ऐसा मेरा आग्रह, मैं किसी को टोकना नहीं चाहता, लेकिन व्यवस्था को
अगर भंग करने का प्रयास करेंगे तो मैं टोकूंगा। माननीय सदस्य। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, in the year of 1950, a general and TB hospitals were constructed in Kalachedu village, sir. When will the government to retain healthcare services at Kalachedu General Hospital and TB Hospital, sir? सर भारत सरकार बार बार प्रयास करती है सर ESIC के द्वारा हॉस्पिटल खोले एंड कर्मचारी का आधार पर एक ESI हॉस्पिटल खोलने के लिए नॉर्म्स है सर। उसके आधार पर भारत सरकार नियमित रूप से डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल खोलने का काम करती है। हम जरूर उसका कर्मचारी कितना है, IPS कितना है, उसको देख के हम जरूर करेंगे। श्री M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker, sir. Sir, there is a scheme called EPF scheme, and post-retirement life is very, very crucial, and they have to live with some honor and some respect. Right now, there are 6 lakh people who have enrolled in this scheme, and 81 lakh people are being benefited, sir. 75,000 crores are being collected, and only 25,000 crores have been dispersed till now. Minimum price is 1,000 rupees per month they are getting as pension, sir. I would like to know through you, sir, is the government having any idea to increase the minimum basic pension from 1,000 rupees to 5,000 rupees, sir? Thank you very much, sir. सर आज का प्रश्न ESIC में है सर, EPFO का अलग से प्रश्न पूछिए, कोई हम बात जरूर नहीं, बात प्रश्न तो करेंगे। इससे संबंधित है ना, मंत्री जी जवाब दे दो, उसमें क्या है, ऐसा कोई अलग अलग विभाग का थोड़ी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि EPFO में वेज सीलिंग बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? आज के दिन में वो विचाराधीन। ठीक है। श्री सोगत राय जी। Sir, it seems from the answer that 17 dispensaries have been given in principle approval. May I know whether the minister would please state how many such dispensaries, 5, 1 doctor, 2 doctor or 3 doctor dispensaries have been allowed in West Bengal? If so, the details thereof. वेस्ट बंगाल में जो छोटी डिस्पेंसरी के लिए कुल मिला के नई 3 डिस्पेंसरी को अप्रूवल दी गई है, और जब व्यवस्था खड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कर देंगे और सुविधा उपलब्ध करा देंगे। श्री N.K. प्रेमचंदन। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. So the basic issue of ESI Corporation is the dispensaries in the concerned states are being administered by the state government, and the entire funding is from the Union of India, that is from the ESI Corporation. So there is a dual administration. That is the basic issue which is making lot of difficulties in the administration of the ESI Corporation dispensaries. There are so many parliamentary committees reports, consultative committee reports, so many recommendations are before the Labour Ministry. I would like to ask a specific question to the Honourable Minister, whether the government will consider, in order to address the issue of the dual administration, one by the union government or the ESI Corporation and other by the state governments, whether this issue will be addressed so as to have a smooth functioning of the ESI dispensaries in the states. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। ESIC में स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूँ और ESIC कमेटी के मेंबर हैं, हम साथ में मिलकर उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंस और सम्मति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे। श्रीमती कनिमोजी। So thank you, sir. Sir, the ESI hospital in Thoothukudi is 98% complete. But however, it has not been made operational yet because the staff have not been appointed, like medical superintendent, OPD staff and other service professionals. If you do that, the hospital can start operating. Can I request when the minister to let us know when it will happen? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने हॉस्पिटल को प्रारंभ करने के लिए 98% काम पूर्ण, फिजिकल काम पूर्ण हो चुका है। वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति, कोई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हम जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में करते हैं। ये 2 महीने में रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च के एंड तक हम हॉस्पिटल को चालू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 श्री नव सकनी के। Question number 22. प्रश्न संख्या 22, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में घोषित स्वरोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना के प्रारूप और पहुंच की समीक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए की है जिससे कि इसका लाभ शहरी और औद्योगिक समूहों तक सीमित ना रहे,
और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख. क्या सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के रामनाथपुरम जैसे पिछड़े और तटीय जिलों के युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग. क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ELI के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए रामनाथपुरम जिले में अतिरिक्त कौशल विकास, पुनर्दक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने का है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? घ. ELI योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप से सृजित की जाने वाली नौकरियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और इनमें ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं? और अंग. क्या इस योजना के अंतर्गत रोजगार परकता के परिणामों, नियोजन की स्थिरता और कौशल से नौकरी मिलने के अनुमान का पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया गया है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री महोदय, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री। Honorable member. Thank you, sir. Sufficient awareness about the ELI scheme has not been created among the public. And due to its stringent eligibility conditions, many are unable to avail its benefits. In this context, will the government come forward to create adequate awareness and what will be the mechanism to relax eligibility norms of the scheme? माननीय अध्यक्ष जी, जो रोजगार निर्माण योजना है उसका लाभ सभी लोगों को मिले, सभी ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय और सभी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के लिए योजना करी है और इस योजना में 1 लाख करोड़ का प्रावधान है। इस प्रावधान में जो नए जॉब ज्वाइन करेंगे ये सबको 15,000 रुपीज़ मिलेंगे। उनके स्टेट में यूटी में भी इस व्यवस्था का लाभ वहाँ के युवा भी ले सकते हैं। Honorable member, supplementary. Sir, my constituency Ramanathapuram is an aspirational district where there are minimal industries. What steps government is going to take to create job opportunities under ELI scheme in my Ramanathapuram district? अध्यक्ष जी, ELI योजना जहाँ रोजगार उपलब्ध होता है वहाँ जिसको रोजगार मिलेगा उसको आर्थिक सहाय करना है और जो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो इंडस्ट्रीज नौकरी दाता के रूप में जिसको नौकरी दे तो इस्टेब्लिशमेंट को भी आर्थिक सहयोग करने की व्यवस्था इस योजना में करी गई है। माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में नए रोजगार निर्माण के लिए जो स्थानिक उद्योग, स्थानिक विकास जो भारत सरकार की कई योजना से चल रहा है उसका लाभ लेके वहाँ भी आर्थिक उपार्जन के लिए रोजगार निर्माण का कार्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, श्री गोडम नागेश। सर, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क. सरकार द्वारा देश भर में विशेषकर बेंगलुरु स्थित कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप PM श्री विद्यालय योजना के विस्तार एवं संचालन के लिए किए गए प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है? ख. विगत 2 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित अथवा वित्त पोषित अतिरिक्त विद्यालयों का देश भर में राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेषकर ओडिशा और इसके नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, कर्नाटक राज्य में जिलावार, बिहार के दरभंगा जिले में, राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सहित तत्संबंधी ब्यौरा और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है? ग. सरकार द्वारा देश भर के PM श्री विद्यालयों में अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपायों का उपर्युक्त लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों सहित राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ताकि वे अनुकरणीय संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें? घ. क्या सरकार की महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजातीय बहुल जिले में और अधिक PM श्री विद्यालय खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अंग. राजस्थान राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की जिलावार संख्या कितनी है? और च. क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ देश के आकांक्षी जिलों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए हैं? और यदि हाँ
तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मैं इसमें व्यवस्था दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 23 और 28 एक नेचर का आप तैयार हैं साथ जो पीएम श्री का दोनों? जी सर। अध्यक्ष जी, उत्तर तो पूरा सविस्तार से देख चुका हूँ अध्यक्ष जी। ठीक है, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं सर। बढ़ता हूँ सर। सर ये अच्छा, क्योंकि सर पीएम श्री स्कूल्स में बहुत सारे सुविधा, लैब्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हर तरीके से वहाँ पर सुविधा दे चुकी है। मेरा प्रश्न है ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, क्या जो पीएम श्री के स्कूल्स में जो ये सुविधा दिए हैं उसका कोई मूल्यांकन हुआ क्या? क्योंकि अलग अदर स्कूल्स है, ये पीएम श्री स्कूल्स है, वो पीएम श्री स्कूल्स में विद्यार्थियों में, छात्रों में कोई सुधार आए क्या? मूल्यांकन हुआ क्या? श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सदस्य की प्रश्न है कि कुछ मूल्यांकन हुआ है क्या? मगर एक ही कोट करूंगा अभी। इस बार दिसंबर महीने में राज्य की चीफ सेक्रेटरियों की एक प्रगति की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इसकी समीक्षा किया है, उसकी मूल्यांकन किया है। सर्वदूर उसकी एक प्रशंसा हुई है कि पीएमसी स्कूल देश में एक प्रोग्रेसिव स्कूल के रूप में उभर रहा है, अन्य स्कूलों से उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, इसकी मान्यता, इसकी स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, अभी 13,074 स्कूल्स में ये योजना चल रही है सर। मूल्यांकन अच्छा हुआ, वहाँ का गुणवत्ता छात्रों में अच्छा हुआ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, देश भर के जो सेंट्रल स्कूल्स हो, स्टेट स्कूल्स हो या लोकल बॉडीज को, इस स्कीम को और ज़्यादा स्कूलों में बढ़ाने की विचार कोई है क्या सरकार में? ये तो वित्त मंत्री जी से कहो। अध्यक्ष जी, अभी देश में 14,500 स्कूल में से 13,000 से ज़्यादा स्कूल में ये क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसकी आपने सही कहा, इसको जब सोचा गया था, ये एक एग्जाम्पलर स्कूल्स, एक प्रेरक स्कूल के रूप में खोला गया था। देश में ऐसे तो 15 लाख स्कूल है, लेकिन उसमें से 1% स्कूल प्रेरक स्कूल है। हब एंड स्पोक मॉडल पे देश में एक इम्पैक्ट डाले। ये एक अच्छा प्रयोग हो रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। श्री कालीचरण सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पांकी विधानसभा क्षेत्र जो आकांक्षी जिला पलामू के अंतर्गत आता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी पीएम श्री विद्यालय से वंचित है। हाल ही में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों जिनमें आकांक्षी जिलों को प्राथमिकताएं दी गई है, उसमें पांकी क्षेत्र को भी शामिल करने की संभावना है क्या? अध्यक्ष जी, मैं व्यक्तिगत रूप में सदस्य जी से जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, मैं उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। श्री राजीव राय। थैंक यू सर। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पीएम श्री विद्यालय खोलने का क्राइटेरिया क्या है? कभी ऑडिट होता है क्या कि अगर नॉर्म्स के हिसाब से है या नहीं है? उदाहरण में अपने यहाँ गया था तो बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अनुरोध पर हुआ, और जहाँ 30 सालों से कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला है, आबादी कई गुना बढ़ गई है, वहाँ कोई नया विद्यालय खोलने का विचार है क्या? अध्यक्ष जी, विषय पीएम श्री स्कूल को लेकर संबंधित है, केंद्रीय विद्यालय एक अलग विषय है। पीएम श्री स्कूल को खोलने की व्यवस्थित क्राइटेरिया है। उसकी ग्रामीण इलाका में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है, शहरी इलाका में एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। एक फॉर्मेट पब्लिक डोमेन में है, सारे स्कूल्स उसमें अप्लाई करते हैं, उसकी एक मूल्यांकन होती है। स्टेट गवर्नमेंट उसको भारत सरकार को समीक्षा करके भेजती है। ग्रामीण इलाका में 60% अगर वो क्राइटेरिया में वेटेज रहता है, उसको चयन किया जाता है। शहरों में 70% की। अभी तक 100% मैं कह सकता हूँ पारदर्शी तरीके से उसकी हुआ है। अगर कोई विषय छूटा है तो फिर उस राज्य सरकार के माध्यम से आएगा तो हम उसको देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का अलग विषय। क्वेश्चन नंबर 28 श्रीमती कलाबेन देलकर, श्री संदीपन राव भूमरे। प्रश्न संख्या 28, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा महाराष्ट्र के संबंध में पीएम श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक चयन किए गए विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है? ख, उक्त योजना के अंतर्गत विद्यालयों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है? ख, क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अगले चरण के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा महाराष्ट्र राज्य के और अधिक विद्यालयों को शामिल करने का है? और घ, सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र राज्य में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना, डिजिटल पहुंच और कौशल आधारित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न
कदमों का ब्यौरा क्या है। श्री पप्पू यादव, वीरेंद्र सिंह जी। पीएम श्री योजना के तहत सवाल पर अनुपूरक पूछने के लिए माननीय मंत्री जी के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था। ये पीएम श्री है जी, पीएम श्री। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैं इनके चैम्बर में गया था, सहृदयता पूर्व माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हमारा जनपद चंदौली जो आकांक्षी जिला है वहाँ पर एक पीएम श्री स्कूल कहीं से खोज करके अपने स्टाफ को आपने आदेश किया था। मैं सदन में आपसे पूछना चाहता हूं कि वही चीज़ आप हमको सदन के समक्ष कह देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। मैंने मित्र राजीव राय जी की प्रश्न में उसकी उत्तर दिया है। एक प्रक्रिया हुआ है, जब मेरे साथ कोई अध्यक्ष जी मेरे मित्र आएंगे तो उनको थोड़ी मैं कड़वी बात कह के छोड़ दूंगा, उनको कहूंगा देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा। लेकिन मैं अभी फिर भी कहता हूं वीरेंद्र सिंह जी की बात को मैं राज्य सरकार तक पहुंचाऊंगी। अगर उनकी स्कूल क्राइटेरिया में आता है, हमें गर्व होगा, अच्छा लगेगा उसको मदद करने में। क्वेश्चन नंबर 24 श्री राजा राम सिंह। 24। प्रश्न संख्या 24। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में विगत 10 वर्षों के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBB के लिए राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है। विगत 10 वर्षों के दौरान देश में कार्यशील और गैर कार्यशील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है तथा उनमें राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणीवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य कितनी छात्राएं नामांकित हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है, कोई दिशा निर्देश अथवा विशेष निधियां जारी की गई हैं अथवा तत्संबंधी की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है और विगत 10 वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनकी संकाय सदस्यों की भर्ती, स्वीकृत बनाम भरे हुए पद और छात्रावास क्षमता कितनी है। माननीय मंत्री महोदय। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। उत्तर सदन के पटल में रखा गया है। ऑनरेबल मेंबर्स। महोदय, उत्तर हमने देखा है और आवंटन 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर 5482 करोड़ और अब हो गया वो 4498 करोड़, तो घटता गया है राशि राष्ट्रीय स्तर पर। तो कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति इसी से समझ में आ जाती है कि वो उसके और उन्नयन के लिए काम नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि बच्चियां जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो उनके आधुनिक शिक्षा पर, आधुनिक तकनीक पर, AI पर, तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए और ज़्यादा फंड एलोकेशन की ज़रूरत है, उसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मंत्री जी इसको बढ़ा करके एक क्वालिटी एजुकेशन देने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष जी, एक तो 25-26 की वित्तीय वर्ष साल खत्म होने में और 2 महीना बाकी है। अभी तक जितना खर्चा है उसको हमने विवरण दिया है। इसकी कोई कारण नहीं है वित्तीय प्रबंधन घटाने के लिए। राज्य सरकार जैसे जैसे हमको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की डिमांड पेश करती रहती है, रिकरिंग खर्चे के हम उसको प्रेषित करते रहते हैं, उपस्थापित करते रहते हैं। अगर बाकी रहा बच्चियों की पढ़ाई के बारे में, मैं इस पवित्र सदन को एक सुखद संवाद जो कल आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के एक दायित्व को उन्होंने स्थापित किया है। देश में बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में GR में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां STEM एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। काली बजट उसके एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ऑनरेबल मेंबर महोदय, मेरे गांव में भी दाऊद नगर औरंगाबाद जिले का प्रखंड का कस्तूरबा विद्यालय है और
इस नाते मैं क्लोजली उस स्थिति को जानता हूँ कि अभी भी मनोरंजन कक्ष हो या वाचनालय हो या अन्य आधुनिक सुविधाएं हो उनको उपलब्ध नहीं है। तो एकौनी उच्च विद्यालय में जो कस्तूरबा विद्यालय है वहाँ के साथ साथ पूरे औरंगाबाद ज़िले में अन्य जो विद्यालय हैं वहाँ पर विशेष ध्यान देने का मैं आग्रह करूँगा। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि अभी जिस प्रकार से बालिकाओं के ऊपर बिहार में खास तौर से पटना में नीट छात्राओं के साथ हुआ, एक हमारे ज़िले की भी लड़की थी, एक ये नहीं क्वेश्चन वो नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लिहाज से जो कस्तूरबा विद्यालय हमारे हैं उनमें बच्चियों की सुरक्षा और बढ़ाने की ज़रूरत है। इस मामले में सरकार का क्या सोच है, क्या कथन? अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य राजाराम सिंह जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के एक स्पेसिफिक स्कूल के बारे में पूछा है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस सत्र इस क्वेश्चन आवर के बाद मेरे पास आए, सीधा हम बिहार सरकार से बात करेंगे और उनके साथ जो स्पेसिफिक समस्या उसको समाधान के रास्ता निकालेंगे। मैं विनम्रता के साथ उनको आश्वस्त करता हूँ, उनकी चिंता की जाएगी। श्री मियाँ अल्ताफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं सिर्फ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस वक्त जो इनकी पोजीशन है, इन कस्तूरबाई गांधी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ठीक नहीं है दो हवाले से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और दूसरी स्टाफ की कमी है। तो जिस मकसद के लिए ये आपने खोले थे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनके स्टाफ के लिए जहां जहां कमी है उसको ठीक करें, तब इनका फ़ायदा लोगों को हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य से निवेदन करूंगा, व्यवस्था ठीक है और बहुत बढ़िया करवाना चाहिए, आपकी अपेक्षा है, मैं भी उसमें से सहमत हूँ। हम राज्य सरकारों को बार बार आग्रह करते हैं कि जो व्यवस्था हम लोग यहाँ से देते हैं उसको पूरा खर्चा करें, उसको त्वरित खर्चा करें, जितने स्टाफ रखनी चाहिए उनको रखनी चाहिए। फिर भी हमने इसको हर एक महीने में उसकी मॉनिटरिंग कर दें। आपके सुझाव हम भी लेंगे आगे। श्री पप्पू यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से इसमें आप दिए हुए हैं जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय, अल्पसंख्यक, आप शायद इनको आप दिखवा लें 1.2% भी आदिवासी दलित की बच्चियां हमारे कस्तूरबा विद्यालय में नामांकित नहीं होती। और बच्चियां लगभग आपने कहा कि बच्चियां ज़्यादा अनुपात है, जिसमें 8th 9th जाते जाते भारत की बच्चियां का आप एजुकेशन कोर्स देख लीजिए, वो 12th नहीं क्रॉस कर पाती है, पारिवारिक कारणों से हो, सामाजिक और आर्थिक कारणों से। मेरा आपसे मात्र आग्रह है कि क्या जो आदिवासी इलाका है, दलित इलाका है, जैसे सीमांचल है, पूर्णिया है, कोसी है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, गरीब इलाका है, बाहर जाते हैं। अधिक कस्तूरबा स्कूल जैसे धमधा है, बनमनखी है, अन्य जगहों पर क्या खोलने और विस्तारित करने के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। और बच्चियों की सुरक्षा आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरत है। ओके। बच्चियों की सुरक्षा पर ध्यान और क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान कैसे होगा, अनुसूचित और जनजाति और दलित ST/SC की बच्चियां कैसे जाएगी, इस पर आपका क्या सोच है, ये आप बताने के। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य जी की तथ्यों को कहाँ से लाए उनको शायद कुछ विशेष मालूम होगा। मैं इस सदन के सामने एक ग्रॉस फिगर कोट करना चाहूँगा। 7.5 लाख बच्चियाँ, 7,58,288 बच्ची पढ़ते, उसमें SC बच्चे 2,06,297 और ST बच्चे 1,77,009 और OBC समाज के बच्चे 2,64,175, यानी लगभग 80% बच्चे, 75% बच्चे। जो इस योजना की मूल शर्त क्या था, एजुकेशनली बैकवर्ड इलाका में ही खोली जाएगी। ये तथ्य है, सदन को बेवजह बातों में गुमराह नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 श्री मुरारी लाल मीणा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25। क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि NCF के अंतर्गत स्वीकृत सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और राजस्थान सहित देश भर में विशेषकर दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनकी अवस्थिति और उद्देश्य क्या हैं? ख. आभानेरी बाबड़ी, झाजी रामपुरा गोमुख, नारायणी देवी मंदिर, हरसिद्धि माता,
राणा सांगा का चबूतरा और भर्तृहरि महाराज मंदिर और पापलाज माता मंदिर जैसे स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए प्रस्तावित और कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है। उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है। राजस्थान में विशेषकर दौसा क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारकों, लोक कला, लोक संगीत और पारंपरिक विरासत के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है। और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के माध्यम से उक्त योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल वित्त मंत्री जी ने बोला है कि छोटे शहरों के ऐतिहासिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र में स्थित वीर शिरोमणि राणा सांगा, ऐतिहासिक चबूतरा पांडुपोल, महाभारतकालीन स्थल, नारायणी माता मंदिर, पपलाज माता मंदिर, झाजरामपुरा, गोमुख जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित क्या किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण व मरम्मत सौंदर्यकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि पर्यटन और संस्कृति दोनों को जिस तरह की प्रधानता माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में की, निश्चित रूप से पर्यटन उद्योग को, पर्यटन के क्षेत्र को उससे बहुत बड़ी ऊंचाई आने वाले समय में मिलेगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि ASI के माध्यम से जिन मंदिरों का उल्लेख उन्होंने किया, जिन महाराणा सांगा जो वीर शिरोमणि थे उनके स्मारक का उल्लेख किया, लेकिन ये जितने भी मंदिर और स्मारक जिनका उल्लेख उन्होंने किया है ये कोई भी सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में नहीं, और उसकी एक प्रक्रिया है सेंट्रल प्रोटेक्टेड लिस्ट में लाने की। देश भर में अनेक ऐसे स्मारक हैं जो राज्यों के द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जिन मंदिरों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें से एक को छोड़कर बाकी कोई अभी स्टेट प्रोटेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है। एक बार वो उस तरह की लिस्ट में आने की प्रक्रिया हो, उसके बाद ही भारत सरकार उन पर किसी तरह का संरक्षण की गतिविधियों का या कार्य को जो है भारत सरकार ASI के माध्यम से कर सकती है। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने बोला कि उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या ASI में लाने की इस प्रक्रिया को आप पूरी करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, आपने पूरी राजस्थान के लोक संगीत, लोक संस्कृति के बारे में आप सब जानते हो, मंत्री महोदय भी जानते हैं। मेरा संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि पूरी राजस्थान विशेषकर दौसा क्षेत्र में मीणावाटी लोक संस्कृति, पद्दंगल, कन्या दंगल, सुड्डा दंगल जैसी पारंपरिक लोक कथाएं व लोक संगीत को मान्यता क्या दी जाएगी? आपने ये जो विशेष पूरी राजस्थान की जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ इस संस्कृति से आपके प्रधानमंत्री महोदय भी जब मीणा हाईकोर्ट में गए तब अवगत हो चुके हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस यात्रा के तहत पूरी रात में उन्होंने लोग संस्कृति गीत सुने थे। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मान्यता दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विस्तार से अपने क्षेत्र और विशेष रूप से मेरे प्रदेश राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लोक कलाओं, लोक परंपराओं का उल्लेख किया और उन्होंने आग्रह और अनुरोध किया कि उनको किस तरह से मान्यता दी जा सके। मुझे लगता है कि इस तरह से मान्यता देने का लोक संगीत को कहीं कोई भारत सरकार में या व्यवस्था में कोई विधान नहीं होता कि हम किसी लोक संस्कृति को या लोक गीत को या लोक संस्कृति की किसी विधा को जो है मान्यता प्रदान करें। हम उनके संरक्षण के लिए काम करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ऐसी विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से जहां जिस तरह से इस तरह का विषय संज्ञान में आता है उसको हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हमारे जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से उनको रीइंफोर्स करने, उनको रिजुविनेट करने, उनको वापस लोगों तक पहुँचे, उसके क्षेत्र में काम करने वाले जो है कलाकार और कलावंत हैं उनको संरक्षित करने और उस कला के वापस डिसेमिनेशन के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की गुरु शिष्य परंपरा के तहत भी ऐसी लुप्त हो रही कलाओं को वापस रीइंफोर्स करने के लिए हम जो है अपने रेपर्टरी ग्रांट प्रदान करके इस तरह की गतिविधियों को करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव यदि राज्य सरकार से आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सकारात्मक विचार किया जा सकता है। श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, though this question pertains to the National Cultural Fund, but with your permission, may I ask a broader policy question?
pertaining to culture. India is a civilizational continuum which has evolved over the millennia. And there are various strains, various influences, various confluences which have gone into shaping the syncretic idea of India. My question, Mr. Speaker, sir, to the Honourable Minister through you is, does the government believe in the multicultural, multilingual, pluralistic, multi-ethnic ethos of India? And if it does believe that India is in fact a syncretic continuum of different confluences, what is the government doing to promote this very pluralistic idea of India? माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से कहीं संबद्ध नहीं है। उन्होंने बहुत विस्तृत आइडिया जो है पॉलिसी मैटर पर प्रश्न किया, लेकिन आपकी अनुमति से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारत की संस्कृति में निश्चित रूप से हजारों साल तक सभ्यतागत विकास हुआ। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस हजारों साल का जो विकास का क्रम था, उस विकास को क्रम को जानने, पहचानने, खोजने और समझने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं, सामान्यतः एक्सकेवेटेड साइट्स को, चाहे दिल्ली के पुराना किला में जहाँ हम 7 जो है डिफरेंट ईरा को एक साथ में देख सकते हैं, उनके डेवलपमेंट को साथ में देख सकते हैं, उससे की सभ्यता और आर्कियोलॉजी को एक साथ हम समझ सकते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ करने के बाद, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद में दुनिया भर में इस तरह की परंपरा है कि आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट को अबेंडन कर देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल करके उसको छोड़ दी जाती है, ताकि भविष्य में कभी कोई उसमें और अगर अनुसंधान करे तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वडनगर की आर्कियोलॉजिकल साइट को हमने एक एक्सपीरियंस जोन में गुजरात सरकार और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर के बदला, और उसका परिणाम यह था कि जो कोई भी वहां गया उसके मन में भारत के प्रति एक गर्व, भारत के इस उद्विकास के प्रति एक गर्व का भाव जो है वो समाहित हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक नई योजना देश नाम से जो दिया है, उससे एक नई योजना इस तरह की घोषित की है, जिसमें हम 15 संरक्षित ऐसे स्थल जहां एक्सकेवेशन हुआ है, जहां हम इस पूरी कंटिन्यूटी को एग्जिबिट कर सकें, लोग देख सकें, समझ सकें भारत ने किस तरह से जो है पिछले 10,000 साल की विकास यात्रा पूरी की है, उनको एक्सपीरियंस जोन बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र, जिसकी इस सदन की शायद हर पत्थर गवाह होगा, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का सम्मान, इस विश्वास और विचार के साथ में काम करने वाले हम लोग हैं। हम सबका साथ करते हैं, सबको साथ लेकर के सबका विकास करते हुए और साथ में सभी धाराओं का सम्मान करते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे लगता है कि कहीं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। देश के गरीब के घर में जाकर के वो किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 श्री चौहान रविंद्र बसंत राव। क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वर्ष 2047 तक सभी देशवासियों को बीमा के दायरे में लाकर बीमा उत्पादों को सस्ता बनाने और बीमा कवरेज के दायरे और पहुंच का विस्तार करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो वर्ष 2047 तक वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित नीतिगत उपायों, विनियामक सुधारों और प्रोत्साहनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार द्वारा देश में महिलाओं के बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? व्यापक और वहनीय बीमा कवरेज प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और इंश्योरेटेक के लिए परिकल्पित भूमिका का ब्यौरा क्या है? और सरकार द्वारा अधिक व्यक्तियों को बीमा कवरेज के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय मंत्री महोदय। श्री पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए? जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए IRDA का एक स्वतंत्र नियामक संस्था है,
कंपनियों पर इल्डा निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में आईडा की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों का आता है वो इल्डा के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि इल्डा के माध्यम से सारा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक बीमा सेटलमेंट का बात माननीय सदस्य ने किया है, अगर आप देखें तो 24-25 में जीवन बीमा के तहत जहाँ 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिला के 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किया गया है। इसमें ये पूछ रहे अपील का प्रावधान भी है कि कोई सारा प्रावधान है इल्डा के व्यवस्था में सब दिया गया है, लोकपाल का भी व्यवस्था उसमें। अच्छा, ठीक है। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो 2014 के बाद प्रारंभ हुई, उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ हुआ है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि ये वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके, इस हेतु क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फॉर्मेलिटीज पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए कोई प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई योजना बनाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम आदमी का कल्याण के साथ साथ उसकी बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा, किसान के लिए भी बीमा लेकर के आई, ऐसे तमाम अन्य बीमा चीज़ों लेकर के आई। अभी सदस्य ने पहले बताया कि जहाँ तक जीवन ज्योति योजना का मामला बताया उन्होंने, वहाँ जब 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया, जिसमें 50% महिलाएं। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए, जिसमें 50% महिलाएं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति तक को इसको बीमा को पहुँचाने का काम किया जाए। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Thank you. I've got a question for the Honourable Minister who is also here. Following the question my colleague asked on the question of general insurance and especially medical insurance. So the Minister mentioned that of the complaints made to the IRDA through the Bima Bharosa, he said most of them were in the life insurance and 99,000 claims have been settled via this portal in the field of medical insurance. Now, sir, all of us, every single one of us here, have parents or relatives who have gone through small surgical procedures at private hospitals, and for the sum of 3 lakhs, 4 lakhs, under 5 lakhs, sir, they either try and do excessive delay in paying the money or they try and curtail the amount. The attitude is how not to pay the money. And apart from going to a consumer forum, which is a very lengthy process for most of us, the Bima Bharosa portal does not work. I mean, in a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together, only we would get to 40,000 claims. So 99,000 claims. So, sir, can you do something to make it a little more stringent? Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो हमारा इल्डाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, उसके अलावा भी पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपी ग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, टीडा का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग भी होती है और इसके अलावा बीमा ओम्बुड्समैन भी है, जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संस्तुत न होने पर अपील भी कर सकता है। रामजी लाल जी, माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीमा के नाम पर पंजाब पीएनबी, मेटलाइट, स्टेट बैंक, मेटलाइट करके कंपनियां काम बीमा का कर रही हैं।
और आम जनता ये समझकर कि ये पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और उसमें बीमा कराती हैं और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से मैं अपने ज़िले का, अपने क्षेत्र का टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसा जमा किया और उसका धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि रिडाई द्वारा इसकी सारी व्यवस्था तमाम तरीके हैं, लेकिन माननीय सदस्य के अगर क्षेत्र का कोई विषय है, स्पेसिफिक कोई होगा तो बताएंगे, मैं दिखा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर मोहम्मद जावेद। प्रश्न संख्या 27। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत 5 वर्षों के दौरान देश में अनेक सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं? ख यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विद्यालय बंद किए गए हैं? ग ऐसे सरकारी विद्यालयों के बंद होने के कारणों का ब्यौरा क्या है? और घ उक्त अवधि के दौरान इन सरकारी विद्यालयों के बंद होने के परिणाम स्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार और विद्यालयवार संख्या कितनी है? माननीय मंत्री महोदय। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। की पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, ये ओवर 1 लाख स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1,35,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने? और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे? और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे? और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, शिक्षा ज्योति दायित्व में रहने वाला दुनिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल शिक्षा, स्कूल कितने खुलेंगे, कितने चलेंगे, इसकी दायित्व राज्य सरकारों की है। अभी जो यूडाइस की पोर्टल में हमारे पास जानकारी है, देश में अभी 10,13,332 स्कूल हैं। ये अभी देश को, भारत सरकार को स्कूल खुलवाना नहीं होता है या बंद नहीं करना होता है। भारत सरकार अपने एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क देती है, पढ़ाई क्या होगी, उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन स्कूल कहाँ खुलेगा ये राज्यों की अधिकार की विषय है, वो अपना अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी एक विषय रहा कि बच्चे कितने बाहर गए, ये तथ्य शायद उनके पास जहाँ से आती है। सब इन दिनों में एंटायर डाटा डिजिटलाइजेशन हुई है इस देश में। जो आरटी के बाद बहुत जगह पे कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ चढ़ के नंबर आरटी रिम्बर्समेंट के लिए बनाई जाती थी, लेकिन इन दिनों में हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र यूडाइस को डिजिटलाइज करवाया, आपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाका में सही जानकारी आ रही है। इसमें से कुछ रेशनलाइज करते करते नंबर ऊपर नीचे दिख रहा है। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर। सर, एक उसी से ताल्लुक रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा,
तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट बिकॉज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप BHU खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें AMU का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? थैंक यू सर। ये प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग की है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछने। अभी मेरे मित्र OSCG भी आए थे, उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी AMU के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है, उसकी सही समय में चिंता किया जाएगा। सही समय तो कभी भी आ सकता है। श्री भजन लाल जाटव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने 1 करोड़ के आसपास तो स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए और अकेले राजस्थान के अंदर जो 1,23,24 के अंदर 1,07,757 स्कूल थे, आज 24-25 के अंदर 24-25 के अंदर 1,63,302 स्कूल हैं। तो तकरीबन 1500 स्कूल 1 साल के अंदर आप लोगों ने बंद कर दिए। और देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा मंत्री अध्यक्ष जी का मत मान दो। एक तो आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में 1 करोड़ स्कूल बंद हो गए। अध्यक्ष जी, कुल मिला के देश में मैंने पहले भी बताया 10,13,000। 1 करोड़ नहीं 1 लाख बता रहे थे, पर लेकिन राज्य सरकार का विषय नहीं तो इसको राज्य सरकार विषय, लेकिन अच्छा नहीं अध्यक्ष जी, आप अनुमोदित जिस समय के बाद जहाँ से जाटव जी जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में था जब स्कूल बंद हो रहे थे। थोड़ा वहां जा कस करके पूछ लेते। श्री मणिकम टेगोर। थैंक यू सर। सर आई वांट टू बयानबाजी नहीं, हर वो सरकार जहाँ स्कूल में बच्चे कम हो गए सब जगह स्कूल बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। 14 साल से वेट कर रहे हैं सर Virudhunagar, sir, I wanted to be specific to Honorable Minister, sir. Virudhunagar District Administration follows a structured real-time monitoring mechanism using a state government's common digital platform that identifies students absent more than 2 weeks in a school, sir. Periodic school dropouts lists are being generated and cases has been distributed among the district level officers from the district magistrate to the tahsildars, fixing clear individual responsibilities. Assigned officers personally visit the children's homes, interact with the parents, guardians, identify reason for their dropouts, sir, and facilitate their re-enrollment. Officers remain accountable until the child is brought back to school, ensuring follow through rather than mere reporting, sir. This field-based ownership-driven model has shown positive outcomes in reducing dropouts in the district and preventing children early exposure to antisocial and vulnerable situations. I request, sir, to clarify whether the Honorable Minister has taken note of this study and is there any, whether he can study this model, and the model is a low-cost and scalable model and replicable and may be considered to adoption across this country to strengthen the school retention and achieve universal education goals, sir. Thank you, sir. Sir, many states has adopted their own unique model, like my dear friend Manikam Tagore quoted the Virudhunagar model. He said it might be a good model. Certainly I will look into that. Many states have adopted unique model to improve the dropout, to face the challenge of dropout issue. And the pan-India level, Government of India is giving allocation, giving fund to develop Vidya Samiksha Kendra to monitor the last mile students in the classroom. This is a good model. Many states are adopting such good models. Question number 29, Sri Ummedaram Beniwal. प्रश्न संख्या 29, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर का विश्लेषण किया है? यदि हाँ तो पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर के जिलावार आंकड़े क्या हैं? बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? और इस मुद्दे के समाधान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?
माननीय मंत्री महोदय। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। सदन की पटल पर रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया कि लगभग 10 से 15% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 12th तक, लेकिन सारी गणना की जाए प्राइमरी से लेकर 12th तक तो लगभग 20% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और इसमें स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी और खराब स्वास्थ्य बताया गया है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा कि खराब स्वास्थ्य को ठीक करने और गरीबी उन्मूलन के लिए आपने बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की दायित्व में रहने वाला दुनिया है, लेकिन स्कूल ड्रॉप आउट एक राष्ट्रीय चुनौती है। धीरे धीरे उसको आज प्राइमरी लेवल पे इसकी 70% GR हो पाती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ये 8वीं तक जाते हैं, फिर 10वीं तक जाते हैं, 12वीं तक वहाँ ड्रॉप आउट होती है। इसके कई कारण है। भारत सरकार अपने समग्र शिक्षा योजना में एडिशनल क्लासरूम, पोषण योजना, KGBB, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल, विशेष करके इस प्रकार की अनेक उपक्रम को, अनेक इनिशिएटिव को लिया है जिसमें बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ाई की काम पे लगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को जॉयफुल करने के लिए जो अभी हम लोगों ने PM श्री स्कूल की उल्लेख कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उल्लेख कर रहे थे, ये सभी इनिशिएटिव, सभी प्रयास उसी दिशा में स्कूल में ज़्यादातर बच्चे रहे, लेकिन प्राइमरीली हर एक राज्य की अनेक अपना अपना मॉडल है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जर्जर स्कूल के भवन होने की वजह से कितनी स्कूलें मर्ज कर दी गई है और मेरे संसदीय क्षेत्र में आवासीय स्कूलों के अंदर क्या क्या शिकायतें आई है और उनको निवारण के लिए क्या उपाय किए गए? अब आपके संसदीय क्षेत्र में क्या शिकायत हो, मंत्री को राज्य के मंत्री से पूछना। अध्यक्ष जी, आपने सही संरक्षण दिया है, लेकिन मैं एक जर्जर स्कूल के बारे में बात आपके सामने कहूं। आपने ही एक बार खुद चिंता जताई थी आपके गृह राज्य में इसकी कैसे सुधार हो। आप ही के सामने हम भारत सरकार के उच्च अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। समग्र शिक्षा के तहत उनकी जो अनुदान है, विशेषकर राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपके निर्देश से उसको विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है। श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जिन विषयों को उठाना चाह रहा था आप मंत्री जी ने बता दिया है, लेकिन प्रश्न के जवाब में जो आया कि स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण गरीबी, बीमारी, बच्चों के घरेलू कार्य होने की वजह से स्कूल छोड़ा जा रहा है। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे व बच्चे के परिवार की समस्या है, लेकिन सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भौतिक विद्यालयों के अंदर भौतिक असुविधा के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्या ये सच्चाई सरकार स्वीकार करना चाह रही है? राजस्थान के अंदर झालावाड़ बड़ा हादसा हुआ, छत गिर गई, बच्चे मर गए। आज राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलें PS और UPS स्कूलें सीनियर में मर्ज कर दी, जो 5-5 किलोमीटर तक की दूरी, और इस वजह से आज बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो क्या सरकार भौतिक सुविधा कराने की मंशा रखती है? मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये विषय सभी के दायित्व में होती है। बच्चे स्कूल में आए, अभी जैसे आदरणीय मानिकम ठाकुर जी ने एक मॉडल बताई, ये समाज की दायित्व होनी चाहिए, बच्चे स्कूल में रहे। इसको एक कई विषय है, इसकी फिजिकल चैलेंजेस है, दूरी है, विशेष करके जो विषय उल्लेख किया गया है गरीब तबके के घर के बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्यों में इसके बारे में अनेक अच्छा उपक्रम किया गया है। एक राष्ट्रीय आंदोलन में आपके माध्यम से अपील करूंगा, सभी माननीय सांसद अपने कम से कम चुनाव क्षेत्र में बार घूम के बच्चे स्कूल आए, इस प्रकार की दायित्व में लगनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 30 सर। प्रश्न संख्या 30, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सड़क की धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्वीकृत और संवितरित की गई निधियों के संबंध में विस्तृत आंकड़े क्या हैं? क्या मशीनीकृत सफाई और जल छिड़काव उपायों के कार्यान्वयन के बाद सड़कों पर धूल के स्तर में कुछ प्रतिशत की कमी आई है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? विशेषकर मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पुणे जिलों में व्यस्त सड़कों और निर्माण बहुल क्षेत्रों में धूल के वायुमंडल में बने रहने से रोकने के लिए शुरू की गई नवीन प्रौद्योगिकियों या सामग्रियों का ब्यौरा क्या है?
घ सड़क अनुरक्षण और धूल नियंत्रण के लिए उत्तरदायी नागरिक अभिकरणों की कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है। और अंग क्या सरकार भविष्य में नगर निकायों और निजी ठेकेदारों द्वारा सड़क पर धूल नियंत्रण उपायों का अनुपालन न करने पर उन्हें दंडित करने की योजना बना रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री महोदय। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट चिंता व्यक्त की है कि देश में डेवलपमेंट कार्य के लिए नियम है, लेकिन डेमोलिशन एक्टिविटीज के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर फेंका गया मलबा जो डेब्रीज है PM10 प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार मैंडेटरी डेमोलिशन परमिट की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है क्या, जिसमें मलबा निस्तारण की पूर्व योजना अनिवार्य हो, और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निजी बिल्डरों, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये कंपलसरी किया जाएगा कि वे अपने निर्माण कार्यों में स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से अभी हाल ही में 2 रूल्स जारी किए हैं। जो सबसे पहला विषय है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट का है, और हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट के कारण काफ़ी जो मलबा है वो पड़ा रहता है और उसका रीयूज़ भी नहीं होता है। हाल ही में इस महीने में हमारे मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन रूल्स को जो है वो जारी किया गया। और जो दूसरा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी अब हमारे ड्राफ्ट रूल्स लागू होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 20,000 मीटर की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से जो कचरा होता है, या जो 100 किलो कचरा उत्पादन होता है, या 4,000 लीटर से ज़्यादा जो वाटर वेस्ट है, उनको सबको इसको रिसाइकल करके देना होगा। उसके प्रावधान मंत्रालय की वेबसाइट पे भी है, माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैंपा फंड के अंतर्गत 84,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन सुदूर वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, जिसका लाभ प्रदूषित शहरों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कैंपा नियमों में संशोधन करेगी, इस राशि का एक निश्चित भाग नॉन अटेनमेंट शहरों के भीतर मियावाकी मेथड से अर्बन माइक्रो फॉरेस्ट विकसित करने के लिए आरक्षित करेगी, ताकि कंक्रीट के जंगलों के बीच में ग्रीन स्पेसेस का डेवलपमेंट हो, जिससे प्रदूषण कम हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में हरित आवरण को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है, और इस हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कैंपा की राशि का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय रखा था कि नगरीय क्षेत्रों में इसके लिए क्या प्रावधान है। नगरीय क्षेत्रों में हमने नगर वन का प्रोविज़न किया है। मंत्रालय को अगर नगर वन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो कैंपा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगर वन के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। इसको नमो वन के नाम से भी अब हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। देश में लगभग 300 से ज़्यादा नमो वन हमने बनाने के कार्य किए हैं। अगर कोई माननीय सदस्य के और किसी भी सदस्य के, यहाँ बैठे हुए सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि अपने संसदीय क्षेत्र का कोई प्रस्ताव अगर वो राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा कराएंगे तो हम सब मिलकर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। कैंपा श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, धूल बैठने के नाम पर हम टैंकरों से लाखों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहा रहे हैं। ये तरीका न केवल खर्चीला है बल्कि पूरी तरह से बेअसर भी है, क्योंकि धूप निकलने की पानी सूख जाता है और धूल फिर से उड़ जाती है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि दुनिया भर में ऐसे डस्ट प्रेजेंटेंट यानी विशेष लिक्विड इस्तेमाल होते हैं जो हवा से नमी को सोख कर धूल को घंटों तक दबाए रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये ऐसे सुरक्षित और इको फ्रेंडली केमिकल की कोई नामक सूची, स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार की है, और क्या सरकार नगर निगमों को यह सख्त निर्देश देंगी कि वे बहुमूल्य पानी की बर्बादी बंद करें और इस वैज्ञानिक विकल्पों का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। महोदय, एनकैप के अंतर्गत हम लोग इस पे धूल नियंत्रण के लिए सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने की बात करते हैं। सिटी स्पेसिफिक प्लान का अर्थ ये है कि आपके क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से आप ग्रीनिंग का कार्य करें। मुझे लगता है इसका एक अच्छा उदाहरण हम यह भी हमने कई शहरों में किया है कि जो झाड़ियाँ हैं, बुशेज हैं, उनको लगाने से नियंत्रण है। दूसरा जो छोटी
बस्तियां हैं वहां पर अंतिम छोर तक उसको पक्का करने की व्यवस्था है, पेड़ लगाने की व्यवस्था है। सिटी स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत इस कार्य को किया जाता है और उसके साथ ही साथ आज के समय में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, इस धूल पर नियंत्रण के लिए जो मैकेनाइज स्वीपिंग है उसके लिए भी हम लोग सभी राज्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एनसीआर रीजन में भी हमने जितने भी कॉरपोरेशंस हैं उनको मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया जिससे धूल पे नियंत्रण प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 श्री बस्तीपति नागराजू। क्वेश्चन नंबर 31 सर। प्रश्न संख्या 31, क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि देश में स्वीकृत और कार्यशील प्रतिभा आकलन केंद्रों की कुल संख्या का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार ब्यौरा क्या है? ख, ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार ब्यौरा क्या है? ग, ऐसे केंद्रों द्वारा किए गए आकलन की वर्षवार और राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार कुल संख्या कितनी है? घ, इनमें से आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले केंद्रों की राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार संख्या कितनी है? और अंग, क्या आंध्र प्रदेश में नए प्रतिभा आकलन केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? Respected Speaker, sir, another important aspect to ensure the growth of talent in India's infrastructure. The Sports Authority of India Center in Kurnool has the foundational infrastructure, but lacks of essential amenities and modern training facilities for developing young talent. Sir, a key proposal is the laying of a 400-meter synthetic athletic track with 6 lanes at Adoni town in Kurnool district. In the year of 2021 to 22, the proposal is already submitted to the ministry. In this regard, considering the increased allocation to the sports ministry in the current budget, I would like to ask the minister whether this project will be approval for the development of sports ecosystem in Kurnool. Thank you, sir. डॉक्टर मनसुख मांडविया, युवा कार्य एवं खेल मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेलो इंडिया सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा है। देश में कुल मिला के 1067 खेलो इंडिया सेंटर है। खेलो इंडिया सेंटर पर लोकल स्कूल गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें से जो टैलेंट निकलती है, ये टैलेंट को वहाँ से आइडेंटिफाई करा जाता है और उसको नर्चर करा जाता है। और हर स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्टेट में जो आइडेंटिफाई टैलेंट है उसको वहाँ रखा जाता है, नर्चर करा जाता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, एक स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको खेलने के लिए विशेष तालीम दी जाती है। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.